हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी एनालिसिस। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो हमारे कंट्रोल सिस्टम पर लेक्चर्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लें, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को सिक्वेंशियली भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्रोल सिस्टम की। अब अगर सिस्टम अगर आपका स्टेबल है तभी हम सिस्टम की परफॉर्मेंस या फिर इंप्रूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसमें हम इस चैप्टर में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे और पोल्स की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग स्टेबिलिटी कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल सिस्टम क्या होता है। स्टेबल सिस्टम या इसको हम कहते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो किसी भी एलटीआई सिस्टम के लिए, एलटीआई यानी किसी भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तभी आपका एलटीआई सिस्टम स्टेबल कहलाता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपकी बाउंडेड इनपुट सिस्टम को दी जाए तो वो आपकी बाउंडेड आउटपुट आपको प्रोवाइड कराए, और जो रिस्पांस होगा सिस्टम का वो बाउंडेड या फिर कंट्रोलेबल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और कंडीशन इसमें क्या है कि अगर आपने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ इनपुट जो आउटपुट है वो आपकी जीरो होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका टाइम वेरी करता है तो आउटपुट तब भी आपकी क्या है, जीरो होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट की कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए इनपुट के लिए। तीसरा क्या है, अगर आपका इनपुट एब्सेंट है यानी कि इनपुट नहीं अप्लाई किया है तो उस तरीके की जो स्टेबिलिटी होती है उसको आप ध्यान रखें, उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। यानी कि अगर हमने कोई भी आपका इनपुट अप्लाई नहीं किया है तो उस तरीके की स्टेबिलिटी कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमने इनपुट अप्लाई नहीं किया है तो जो आपका रिस्पांस है वो आपका सिस्टम ही गवर्न करेगा। यानी कि जो भी कुछ आउटपुट आएगा, रिस्पांस आएगा, वो सिस्टम ही गवर्न उसको करेगा। सो ये कुछ आपकी कंडीशंस थी स्टेबिलिटी के लिए जो कि किसी भी एलटीआई सिस्टम के लिए जरूरी है अगर उसको हम स्टेबल होना चाहते हैं। सपोज कीजिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर ये ड्रॉ करें हम तो ये आपका स्टेप इनपुट है। अगर तो बाउंडेड इनपुट के लिए, यानी कि ये जो है आपकी, ये है आपकी बाउंडेड इनपुट अगर हमने दी है, ये स्टेप इनपुट, ये CT है और ये आपकी T है, तो जो आपकी आउटपुट है या रिस्पॉन्स जो है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। ये है आपकी बाउंडेड आउटपुट। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने इनपुट आपकी बाउंडेड दी है तो आउटपुट भी बाउंडेड होनी चाहिए। एक और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी के एनालिसिस के लिए कि जो लोकेशन होती है रूट्स की, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे तो उसमें जो रूट्स की लोकेशन होती है वो हमेशा लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होनी चाहिए। यानी कि आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि ये हमारा एक्सिस है, ये एस प्लेन है आपका, ये आपका जे ओमेगा एक्सिस है, यानी कि ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, और ये आपका रियल एक्सिस है यानी कि सिग्मा, और ये जेटा ओमेगा। तो जो लोकेशन होगी आपके पोल्स की वो ये होनी चाहिए आपकी, यानी कि आप कह सकते हैं LHP या लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ एस प्लेन। लेफ्ट साइड में होने चाहिए आपके सारे के सारे रूट्स, तभी आपका कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा। अगर कोई भी सिस्टम इस हाफ में आ गया है आपका राइट साइड में तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इनके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो होप कि जो स्टेबिलिटी का एक मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद है हमारा अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, एलटीआई सिस्टम आपका अनस्टेबल कब होगा कि अगर हमने सिस्टम को एक बाउंडेड इनपुट तो दी, लेकिन जो आपकी आउटपुट आई है वो आपकी अनबाउंडेड है। अगर मैं ड्रॉ करूं इसके लिए भी, तो अगर ये सपोज कीजिए मैंने बाउंडेड इनपुट इसको अप्लाई की थी, तो जो मेरा रिस्पॉन्स जो है या आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से अनकंट्रोलेबल होगा या आपकी अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड रिस्पॉन्स होगा या अनबाउंडेड आउटपुट होगा। तो ये आपका अनस्टेबल सिस्टम होता है। अब इसमें जनरली होता क्या है, जैसे कि उसमें जो आपका लोकेशंस थी रूट्स की, वो क्या थी आपकी लेफ्ट हाफ प्लेन में। इस केस में क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम में जो लोकेशन है आपके रूट्स की वो होती है आपकी राइट हैंड प्लेन में, यानी कि इस साइड होंगे सारे जो रूट्स होंगे। तो ये सिग्मा है, जेटा ओमेगा, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपका रियल एक्सिस है। तो इस केस में क्या होंगे, आरएचपी में होंगे आपके जो रूट्स हैं। ये आपको डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट करना है कि स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम में बेसिक फर्क क्या है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि अनस्टेबल सिस्टम और स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स की लोकेशन है इसमें। उसके बाद हमारे क्या है, एक है एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो है उसका रिस्पॉन्स अगर स्टेबल है आपका हर एक वेरिएशंस के लिए, ध्यान क्या रखना है, कोई भी अगर आपका सिस्टम रिस्पॉन्स है वो स्टेबल है हर एक वेरिएशन के लिए, तो वो सिस्टम आपका एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। कोई भी वेरिएशन आ जाए आपका सिस्टम रिस्पॉन्स में, लेकिन अगर वो स्टेबल है तो वो कहलाएगा एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। तो अगर कोई भी एलटीआई यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आपका किसी बाउंडेड इनपुट उस पर अप्लाई करते हैं, तो रिस्पॉन्स जो है उसका वो भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड ही होना चाहिए, या फिर आप कह लें कंट्रोलेबल होना चाहिए। और अगर हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है, यानी कि इनपुट आपकी एब्सेंस है, यानी कि कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है हमने, तो जो आपकी आउटपुट है तो आउटपुट भी आपकी जीरो होनी चाहिए। जैसे जैसे आपका टाइम वेरी करे आउटपुट की भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट। और जो लोकेशन होगी रूट्स की, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो हमेशा किस में होंगे, आपके एलएचपी में होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। कुछ कंडीशन इसकी ये है। तो ये ऐसा सिस्टम जो है वो आपका एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम क्या होता है। ये कई बार छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है आपका क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब जब भी कोई इनपुट आपकी अप्लाई की जाती है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे, तो क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम में क्या होता है, जो आउटपुट है वो ना ही तो आपका इंक्रीजिंग मतलब इनफाइनाइट की तरफ जाता है, जैसे कि आपका अनस्टेबल सिस्टम में होता है कि आपका अनबाउंडेड हो गया है सिस्टम, ना ही वो अब जीरो की तरफ मूव करता है। यानी कि जैसे स्टेबल सिस्टम में होता है कि आपका एक स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करता है, तो वो उसकी कंडीशन जो है आउटपुट यूजली आप कह सकते हैं ऑक्सीलेट करता है फाइनाइट रेंजेस में, या फिर रहता है आपका स्टेडी रहता है कुछ वैल्यूज के लिए। ना ही तो वो अनबाउंडेड होगा और ना ही वो बाउंडेड होगा, ऑक्सीलेट करेगा जनरली वो फाइनाइट रेंजेस में। इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो ना ही तो स्टेबल होंगे और ना ही वे अनस्टेबल होंगे। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इसके केस में क्या होगा कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं फिगर, तो ये मेरी क्या है जानते हैं आप, बाउंडेड इनपुट है, ये CT है और ये T है। तो इसी केस में क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो इस तरीके का होगा कुछ, ये नॉन डिकेइंग आउटपुट होगा आपका। यानी कि जो बाउंडेड इनपुट है वो प्रोड्यूस करेगी ना ही तो बाउंडेड और ना ही अनबाउंडेड, इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा। और जो लोकेशन होगी पोल्स की वो इंपॉर्टेंट है इसमें जानना कि लोकेशन क्या होगी पोल्स की। अगर ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपका रियल एक्सिस है, तो लोकेशन जो होगी पोल्स की वो जियोटा ओमेगा एक्सिस पर होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
तो जो रूट्स जो हैं वो जियोटा ओमेगा एक्सिस पर लाई करेंगे। और जब आपको पता लग जाए रूट्स से कि वो जो जियोटा ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो क्रिटिकली या फिर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर रिपीटेड पोल्स हैं आपके इमेजिनरी एक्सिस पे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, यानी कि जियोटा ओमेगा एक्सिस पर रिपीटेबल पोल नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए पोल्स, वरना सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो होप कि ये अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है आपका कंडीशनल स्टेबल सिस्टम। कंडीशनली स्टेबल सिस्टम क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ सिस्टम्स क्या होते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में या फिर कुछ सर्टेन आप कह लें स्थितियों में पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए स्टेबल होते हैं। यानी कि आप अगर कहें कि अगर जो कंडीशन है पैरामीटर्स की चेंज होती है तो आउटपुट उनका अनबाउंडेड हो सकता है। कुछ केसेस में वो बाउंडेड होता है, लेकिन अगर उन पैरामीटर्स को या उन जो पैरामीटर्स की कंडीशन है उनको अगर हम चेंज कर दें तो सिस्टम आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेबल सिस्टम कहते हैं इस तरीके के सिस्टम को। तो होप कि जो कंडीशनल स्टेबल सिस्टम है इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल स्टेबल सिस्टम क्या होता है। तो ये मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब कभी अगर न्यूमेरिकल में ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का सिस्टम है। स्टेबल भी है तो स्टेबल में कौन सा है, कंडीशनली है, मार्जिनली है या फिर आपका एब्सोल्युटली स्टेबल है। तो ये सारे सिस्टम मैंने आपको बता दिए हैं। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जो सिस्टम का रिस्पांस होता है, यानी कि जिस टाइम पे सिस्टम का रिस्पांस आपका डिके टू जीरो होता है, जीरो की तरफ टेंड होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी को चेक करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी का यूज करते हैं, यानी किस टाइम पे आपका डिके टू जीरो हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ध्यान रखना है कि जब पोल्स जो होते हैं वो आपके काफी ज्यादा दूर होते हैं जियोटा ओमेगा एक्सिस से, यानी कि अगर ये एक्सिस, ये जियोटा ओमेगा एक्सिस है, ये सिग्मा एक्सिस है, ये आपका एलएचपी है और ये आपका आरएचपी है। तो जियोटा ओमेगा एक्सिस से जितनी ज्यादा आपके पोल्स दूर होंगे, इस जियोटा ओमेगा एक्सिस से जितने ज्यादा आपके पोल्स दूर होंगे एलएचपी में, यानी कि पोल्स की लोकेशन ज्यादा दूर होगी, तो उतना ही ज्यादा जो आपका डीके टाइम है वो तेजी से होगा, यानी कि रिस्पॉन्स एकदम आपका कह दें कि मच फास्टर होगा डीके उसका जितनी ज्यादा दूर होंगे एज कम्पेयर टू जो पास होंगे। यानी कि पास वालों का जो डीके टू जीरो टाइम है वो ज्यादा होगा और इसमें यहाँ पे कम होगा, यहाँ तेजी से हो जाएंगे, यहाँ देर से होंगे। ये कह सकते हैं हम कि अगर आपके पोल्स जो हैं वो, अगर आपके सपोज कीजिए पोल्स यहाँ पर हैं, अगर पोल्स आपके जियोटा ओमेगा एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर हैं तो सिस्टम जो है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा। ये आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली मोर स्टेबल है। कॉन्ट्रली ये भी कह सकते हैं सिस्टम हो सकता है कि एब्सोल्युटली स्टेबल हो अगर लोकेशन ऑफ पोल्स नियर टू जियोटा ओमेगा एक्सिस हो। ये हो सकता है कि एब्सोल्युटली स्टेबल हो अगर लोकेशन आपके पोल्स की क्लोज टू जियोटा ओमेगा एक्सिस हो, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा टाइम लेगा सेटल डाउन होने में। ये आपको बात समझनी है कि रिस्पॉन्स सेटल डाउन होने में ज्यादा टाइम कब लेगा, जब जियोटा ओमेगा एक्सिस से पोल्स की लोकेशन पास होगी। और अगर जियोटा ओमेगा एक्सिस से पोल्स की लोकेशन ज्यादा दूर होगी तो जो सेटल डाउन टाइम है वो बहुत ही आपका कम होगा, यानी कि तेजी से वो डिके टू जीरो होगा, रिस्पॉन्स डिके टू जीरो वो मच फास्टर होगा। इसी में आपको ध्यान ये रखना है कि सिस्टम जो है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा अगर सेटलिंग टाइम जो है सिस्टम का वो कम है लेस देन दैट ऑफ अदर सिस्टम। यानी कि अगर आपको मैं कहूं, एक ये मैं आपको ड्रॉ करके इसमें एक फिगर दिखा देता हूं कि ये आपका रिस्पॉन्स है और ये हमारा है आपका इनपुट है। तो एक तो है आपका ये एक है आपका ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो सिस्टम है ये देख सकते हैं आप जल्दी डिके हो रहा है, तो ये है आपका सिस्टम बी। और जो आपका ये देखिए कितनी देर से आपका डिके हो रहा है, ये है आपका
सिस्टम ए। तो अगर आप यहाँ पे इनके पोल्स लोकेशन पर नजर डालें तो जो पोल्स आपके जियोटा ओमेगा एक्सिस से पास होंगे, ये पास होंगे, उनका डिके टाइम जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि ये मेरा होगा सिस्टम ए। और जो लोकेशन, जिनकी लोकेशंस पोल्स की वो जियोटा ओमेगा एक्सिस से दूर होगी, उनका डिके टाइम फास्ट होगा, यानी कि ये हो गया है आपका सिस्टम बी। अब आप देख सकते हैं जल्दी डिके हो रहा है और ये देर से डिके हो रहा है जो पास है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी में बेसिकली होता क्या है। तो इसमें पोस्ट लोकेशंस वगैरह से मैंने आपको समझा दिया है। इन सिंपल वर्ड्स आप एक बात समझ लीजिए कि जितने ज्यादा हम जियोटा ओमेगा एक्सिस से दूर जाते रहेंगे तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है इंप्रूव होती जाएगी। बस आप ये ध्यान रखिए, जियोटा ओमेगा एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर होंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है कि जैसे कि एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, वो कई बार आपकी उनसे डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ क्राइटेरिया या सिंपल क्राइटेरियंस यूज करते हैं हम पोल्स की लोकेशंस फाइंड करने के लिए कि वो लेफ्ट हाफ में है या राइट हाफ में है प्लेन के। तो हम दो क्राइटेरियन का यूज करते हैं, एक है हमारा राउस स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, एक है हमारा हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में बात करने से पहले कुछ आप कॉमन चीजें ध्यान रख लीजिए इसमें कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा, तो अभी उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये CS अपॉन RS, यानी कि ये अगर हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन है और इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इस तरीके से मैं अगर लिखता हूँ A0 S की पावर n प्लस A1 S की पावर n माइनस 1 प्लस AN, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है आपका, ये डिनोमिनेटर इसको अगर 0 की इक्वेट पुट करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये आपका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका देगा और जिससे हम सॉल्यूशन इसके फाइंड करेंगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। दूसरा इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी पावर्स हैं S की वो सभी प्रेजेंट होनी चाहिए, और अगर सभी रूट्स हमारे LHP में चाहते हैं हम तो सेम साइन होना चाहिए। ये आपको आगे क्लियर होती जाएंगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम हॉर्विट्ज क्राइटेरियन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन क्या बताया मैंने आपको, CS अपॉन RS, वो होता है आपका B0 S की पावर m प्लस B1 S की पावर m माइनस 1 प्लस अप टू Bm अपॉन A0 S की पावर n प्लस A1 S की पावर n माइनस 1 प्लस AN, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी पॉलिनोमियल की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बना सकते हैं। तो ds इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो ds इज इक्वल टू क्या है आपका A0 S की पावर n प्लस A1 S की पावर n माइनस 1 प्लस AN, इसको 0 की इक्वेट आप पुट करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सभी रूट्स आपके लेफ्ट हाफ ऑफ S प्लेन में हो तो जो सब डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, सब डिटर्मिनेंट जो फाइंड करेंगे हम हॉर्विट्ज डिटर्मिनेंट के, वो सभी पॉजिटिव होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम आपका हॉर्विट्ज डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हॉर्विट्ज डिटर्मिनेंट उसको हम शो करते हैं H से, वो होता है हमारा H इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम वे में आपको लिखना है, ध्यान रखना है। वो होगा आपका A1 A3 A5, इसी तरीके से A0 A2 A4, और यहाँ पर आएगा आपका 0 A1 A3 0 A2 A4, और इसी तरीके से आप यहाँ बढ़ते जाएंगे तो 0 0 0 और लास्ट में AN, ये आपका होगा हॉर्विट्ज डिटर्मिनेंट हो गया। अब मैंने कहा है कि हम सब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। सब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे कि DN के लिए निकालेंगे हम। DN मतलब N जहाँ पे वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन।
सो इसमें अब आप करेंगे क्या कि जो D1 होगा, D1 जो है वो होगा आपका A1 के इक्वल, और D2 जो होगा आपका वो होगा आपका इस टर्म का, यानी कि डिटर्मिनेंट लेंगे इसको हम, यानी कि A1 A3 A0 A2, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो आपको D2 मिलेगा। इसी तरीके से D3, उसके लिए आपका ये 3/3 का जो है डिटर्मिनेंट आएगा, इसके लिए 2/2 का, इसके लिए 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका A1 A3 A5 A0 A2 A4 0 A1 और A3, इस तरीके से आप D3 फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है, जितने भी आपके सब डिटर्मिनेंट हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल हो तो जितने भी आपके सब डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 होने चाहिए सभी। कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर इन सभी की वैल्यू, सभी सब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होती है, तो सिस्टम आपका स्टेबल कहलाएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से होगा इसमें। सपोज कीजिए हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक S3 प्लस 8S² प्लस 14S प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमें ये चेक करना है कि स्टेबल है या नहीं, और इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे हर्विट्ज क्राइटेरियन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू क्या है, 3 है। n की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है इसकी 3 है। सो ये जो होगा आपका हर्विट्ज डिटर्मिनेंट जो होगा वो 3×3 का डिटर्मिनेंट होगा आपका। तो 3×3 का डिटर्मिनेंट आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं आप, वो होगा आपका A1 A3 A5 A0 A2 A4 0 A1 और A3। अब यहाँ पे आपको सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8 24, A5 आपकी 0 है, टर्म प्रेजेंट नहीं है, यहीं से होगा ना ये A0 A1 A2 A3 इसी तरीके से करते हैं। तो A0 की वैल्यू क्या है आपकी, आप देखें A0 के साथ कोफिशिएंट है 1 और A2 के साथ है 14 और ये फिर से आपका 0 है, फिर यही आप रिपीट कर दीजिए 0 8 और 24। अब आपको डिटर्मिनेंट में जो हमने मैथमेटिक्स में लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने इन सभी को सॉल्व करने का आपको मेथड बताया हुआ है। सो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो उस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सो अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि h की वैल्यू आ गई है, यानी कि आप कह लें कि D3 अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2112। इसी तरीके से हम D1 के लिए सॉल्व करेंगे। D1 के लिए आपको पता है क्या होगा, ये है आपकी A1 यानी कि 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गई इसकी वैल्यू। D2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी कि 8 24 1 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88। तो अब बेसिकली हम इनकी वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें बेसिकली ये देखना है कि इनका कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रही है। अगर आपकी वैल्यूज ऊपर नीचे भी जाती है डजेंट मैटर, बट साइन मैटर्स अलॉट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि साइन तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सभी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सभी आपके पॉजिटिव हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ऑल सब डिटर्मिनेंट जो हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर सारे पॉजिटिव हैं तो सिस्टम जो है वो आपका स्टेबल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको सब डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकालनी है कि सब डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या हैं। अगर सभी पॉजिटिव हैं तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर एक भी नेगेटिव होती है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि हमने उस पीछे भी बताया है कि ट्रांसफर फंक्शन के लिए ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपका क्या लिखा था, CS यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट का दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफर फंक्शन वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो ध्यान से देख लें उसको। तो CS अपॉन RS इज इक्वल टू हो जाएगा सेम वही B0 S की पावर m प्लस B1 S की पावर m-1 प्लस अप टू Bm
अपॉन ए नॉट एस की पावर एन प्लस ए वन एस की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन, या कह सकते हैं ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो आपको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डीएस हैं उनको हम, मतलब इस केस में आप ध्यान रखें राउस स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में जो कोफिशिएंट हैं डीएस के या डिनोमिनेटर के, उनको हम अरेंज करते हैं या इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसको हम एरे की फॉर्म में अरेंज करते हैं। और जो एरे होता है उसको राउस एरे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राउस एरे। तो राउस एरे हम कैसे लिखेंगे ये आपको समझना जरूरी है। तो राउस एरे लिखने के लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है एस की, यानी कि इस केस में अगर एस की पावर एन है तो यहाँ पे उसके आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं कि ए नॉट, फिर उसके बाद में ए टू, उसके बाद ए फोर, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। उसके बाद उससे लोअर पावर एस की तो वो होगी ए वन, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन। दो के लिए तो आपने यही सेम लिख लेना है डिनोमिनेटर को, यानी कि इस डीएस को देख के सेम ए नॉट, ए टू, ए फोर, ए सिक्स, ए वन, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन, इनकी वैल्यूज। उसके बाद आता है हमारा जो और एस की पावर एन माइनस वन के बाद की जो पावर्स हैं, यानी कि एस की पावर एन माइनस टू, इनको आप कैसे लिखेंगे? उसके लिए लिखेंगे बी वन, बी टू, बी थ्री। ये मैं आपको बताऊंगा बी वन, बी टू, बी थ्री आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आ गया एस की पावर एन माइनस थ्री, ये होगा सी वन, सी टू, सी थ्री, और इसी तरीके से आप फर्दर चलते जाएंगे तो एस की पावर जीरो लास्ट टर्म आएगी, वो होती है आपकी ए एन के इक्वल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये तो लिख लेंगे आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के, लेकिन B1, B2, B3 आप ये कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ B1 आप कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये वाली जो फैक्टर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है इसकी, यानी कि A1, A2, फिर माइनस करना है ए नॉट, A3 अपॉन में A1 आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ तो ये हो जाएगा आपका A1, A2 माइनस ए नॉट, A3 अपॉन A1, ये B1 की आपकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है B2 का तो B2 के लिए भी सिंपल है, आपको यही जो कॉलम है इसको पकड़ के रखना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, और फिर सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से यहाँ पर, अब अपॉन में आएगा फिर आपका A1 ही, यानी कि B2 के लिए आप कह सकते हैं ये होगा A1 A4 माइनस A1 A4 माइनस A नॉट A5 अपॉन A1। इस तरीके से आप B1 B2 की वैल्यू है। B3 के केस में भी आप सिंपल करेंगे A1 A6 माइनस A नॉट A7 अपॉन A1। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको होप समझ में आया होगा। उसके बाद C1 C2 C3 के लिए कैसे करेंगे कि जो दो रोज हैं, इस वाली रो को छोड़ दीजिए, जो दो रोज इसके नीचे आएंगी, मतलब इसके जस्ट अबाउट दो रोज हैं, उनको आपको ले लेना है। तो इसके केस में आप क्या करेंगे C1 के लिए, तो C1 आपका यहां से क्या होगा, C1 इज इक्वल टू होगा B1 A3 माइनस B2 A1 अपॉन B1। इस तरीके से आप C1 निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको C2 निकालना हो तो C2 के लिए आप क्या करेंगे, C2 के लिए सिंपल वही करेंगे आप। C2 के लिए क्या करेंगे, B1 A5 माइनस B3 A1 अपॉन B1। इस तरीके से आप इजीली इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, जस्ट आपको ये बेसिक्स रूल्स फॉलो करने हैं तो आप आराम से इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप कि ये जो राउस स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है ये आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्राइटेरियन के बारे में कुछ बातें बता दूं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात यह है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल कब होगा, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका, यहां पर आप देखें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें सभी जितने भी आपके एरेज हैं, मतलब जितने भी आपके नंबर्स वगैरह हैं, उन सभी का क्या है, सेम साइन होना चाहिए, यानी कि साइन कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सभी पॉजिटिव हैं तो सभी पॉजिटिव ही होने चाहिए। अगर किसी भी एक चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गया है, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। तो पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि फर्स्ट कॉलम में सभी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी का साइन सेम होना चाहिए।
और अगर कोई भी साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, यानी कि अगर अनस्टेबल होगा तो जो रूट्स हैं आपके वो कहाँ पे लाई करने लग जाएंगे, आरएचपी में। एलएचपी को छोड़ के आरएचपी में चले जाएंगे वो रूट जिनका साइन चेंज हो रहा है, और जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे वो होगा आपका इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट्स इन आरएचपी। मतलब जितने भी आपके साइन चेंज हो रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस जो होगा इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रूट्स इन आरएचपी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, इवन गेट लेवल एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ये। अब इसमें कुछ राउस क्राइटेरियन के स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस वगैरह, तो उनको मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो मेथड्स हैं ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि हम राउस क्राइटेरियन से स्टेबिलिटी को कैसे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करनी है स्टेबिलिटी। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये है s की पावर 6 प्लस 2s की पावर 5 प्लस 8s की पावर 4 प्लस 12s पावर 3 प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16। ये आपको इक्वेशन दी हुई है और हमें फाइंड करना है स्टेबिलिटी, यानी कि ये बताना है कि स्टेबल है या नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको आप देख लीजिए, स्पेशल केस भी है ऑक्सिलरी इक्वेशंस का, तो इसी में ही आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए, यानी कि a0 अगर लिखेंगे तो a की पावर 6 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, इसी तरह a1 जो है वो 2 है, a2 8 है, a3 आपका 12 है, a4 आपका 20 है, a5 आपका 16 है और A6 भी आपका 16 है। अब हम क्या फॉर्म करेंगे, अब हम फॉर्म करेंगे राउस एरे। राउस एरे फॉर्म करने के लिए आपको पता है, मैंने टेक्निक बताई है, मेथड बताया है। सबसे पहले s की मैक्सिमम पावर, s की पावर 6, उसके बाद a0 1, a2, फिर a4, उसके बाद में a6, उसके बाद s की पावर 5। ये दो हम इसी से लिखेंगे, वो होगा आपका a1, a3, a5 एंड ये नहीं है तो a7, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है s4, जो b1 आपने किया था। b1 आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 8 माइनस 12 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2। इसी तरीके से 2 इंटू 20 माइनस 16 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12। इसी तरीके से 2 इंटू 16 माइनस 0 अपॉन 2 16, ये 0। अब आप देखेंगे कि जो सेकंड और थर्ड रो है ये आपकी सेम आ गई हैं, यानी कि अगर आप S3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 12 अपॉन 2, ये 0, इसी तरीके से ये भी 0, इसी तरीके से ये भी 0 आते चल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी S3 रो है वो 0 हो चुकी है। अब इस केस में आपको क्या करना है, ये स्पेशल केस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस केस में हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। टेक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर S4 रो, यानी कि जो आपकी 0 हुई है उससे अबव वाली रो को हम लेंगे, उसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे मेथड देख लीजिए। इसको लिखते हैं as इज इक्वल टू 2 जो हुई है आपकी s की पावर 4, अगर s की पावर 3 होती तो हम लिखते जो भी होता है यहाँ पे 2s की पावर 3, अगर यहाँ पे s की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16, इस तरीके से आप फॉर्म करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dA अपॉन ds इज इक्वल टू हो जाएगा 8s क्यूब प्लस 24s, ये हो गया है। अब उसके बाद दोबारा से हमें कंप्लीट करनी है एरे जो हमारी थी, जो 0 हो गई थी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग एरे। अब कंप्लीट जब हम एरे को करेंगे तो हमारी एरे क्या थी, x की पावर 6 जो थी ये तो हमारी सेम ही रहेगी, 1 8 20 एंड 16, और इसी तरीके से s की पावर 5 जो है वो भी आपकी सेम ही थी, 2 12 16 0, और s की पावर 4 क्या थी आपकी, वो भी सेम ही थी, 2 12 16 0। s की पावर 3 आपकी 0 थी। अब क्या है, हमने जो dA अपॉन ds किया है उसकी वैल्यूज यहाँ पे, यानी कोफिशिएंट आपके लिख देंगे, तो वो थे आपके 8
24 और 0। अब s की पावर 2 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये वही सेम मेथड अपनाएंगे, यानी कि 8 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 24 अपॉन 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इसकी पावर 2 के लिए 6, और ये आएगा 16, और ये फिर 0 आएगा। s की पावर 1 क्या आएगा, 6 इंटू 24 माइनस 8 इंटू 16 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 2.67, ये आएगा आपका 0, क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 है, अपॉन 0 0, और s की पावर 0 क्या आएगा आपका, वो आएगा 16। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको पीछे बताया है b1 c1 वगैरह के निकालने के उसमें। अब हमें बेसिकली, हम फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमें इनकी जो वैल्यूज आई हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें मेनली देखना है कि साइन तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम जो है मे बी स्टेबल हो सकता है, इस केस में मे बी स्टेबल हो सकता है। अगर स्टेबल हो सकता है तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या थी, वो थी 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप s स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट कर लीजिए। अगर y पुट करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा y प्लस 4 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y प्लस, या ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4 और -2, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपका y इज इक्वल टू -4 है, यानी कि s स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, y की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे s स्क्वायर, तो ये आप कह सकते हैं s जो है वो आपका हो गया है। अगर आपने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे, इसको मैंने लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 जेओटा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर आपका -2 है, या s स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका -2, या s इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं प्लस माइनस √2 जेओटा, या जेओटा √2। तो ये होप कि आपको समझ में आया होगा। अब s की वैल्यू हमारी ये 2 आ गई हैं। अगर अभी आई हैं तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें क्या मिल रहे हैं, हमें मिले हैं नॉन रिपीटेड रूट्स। ये रूट्स ही तो मिले हैं मुझे इक्वेशन के, नॉन रिपीटेड रूट्स हैं किस पर, ऑन जियोटा ओमेगा एक्सिस। अब जियोटा ओमेगा एक्सिस पर अगर आपको नॉन रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया, तो सिस्टम आपका क्या कहलाता है, सिस्टम होगा आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये होता है आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। अगर आपके रिपीटेड रूट्स मिलते हैं आपको जियोटा ओमेगा एक्सिस पे तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होता। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर ये आपका पूछा जाता है। उसके बाद एक और आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में आ जाता है कि हमें निकालनी है रेंजेस ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी, यानी कोई सिस्टम आपका स्टेबल है लेकिन के की वैल्यू निकालनी है आपको। तो वो सिस्टम कुछ इस तरीके से है आपका, ये आप कह सकते हैं के अपॉन एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 फिर ब्रैकेट में एस प्लस 4, ये है आपका सी एस, और यहाँ पर आप आर एस यानी कि इनपुट देंगे, और ये यूनिटी फीडबैक के साथ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि आपको बता दिया सिस्टम स्टेबल है लेकिन किस के की वैल्यूज के लिए सिस्टम स्टेबल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वही है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं सी एस अपॉन आर एस, और ये होता है आपका जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, और एच एस क्या है यहाँ पे आपका, वो 1 है, आप देख सकते हैं यूनिटी फीडबैक है, और जी एस क्या है आपका, वो ये है, यानी कि के अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और एस प्लस 4, ये है आपका। अब सी एस अपॉन आर एस आपका क्या मिल जाएगा, वैल्यूज अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको के अपॉन एस
एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 ब्रैकेट में एस प्लस 4 अपॉन 1 प्लस, यही आप लिखेंगे फिर से एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एस प्लस 4 और एच एस है आपका 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस कैल्शियम वगैरह लेंगे तो ऊपर बचेगा के, और ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा ये एस की पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस के, ये वाला के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आई होप कि आप सभी लोग कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन मिला है यानी कि CS अपॉन RS जो मिला है उसकी वैल्यू मिली है ये। अब यहाँ पे आपको ये क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं DS में, क्योंकि हम राउस एरे जो फाइंड करते हैं तो इसी पर ही फाइंड करेंगे। तो अब इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में आपको सिंपल वही करना है कि राउस एरे बनानी है। और जब आप राउस एरे बनाएंगे इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि जब राउस एरे आ जाएंगे आपकी तो वैल्यूज क्या हैं आपकी, मतलब जो पहली आपकी रो बनेगी उसमें के की वैल्यू जो है उसको आपको फाइंड करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि के की किस वैल्यूज के लिए आपका होमवर्क है। के की वैल्यू यानी कि 3.36 यानी कि 0 से बड़ी होगी और 3.36 से छोटी होगी। के की वैल्यूज, इन वैल्यूज के लिए आपकी ये सिस्टम स्टेबल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने पीछे राउस एरे फाउंड की है S4 S3 उस तरीके से लिखिएगा, B1 और C1 की वैल्यूज लिखिएगा। फिर कुछ इक्वेशन आपकी ऐसी बनेगी जिसमें के भी इंक्लूड होगा, उसको ग्रेटर देन 0 रखना है आपको। सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, उससे आप के की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो के की वैल्यूज आपकी ये आएंगी, ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैं आपको ये खुद सॉल्व भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ताकि इंटरेस्ट आए इन क्वेश्चंस में करने में, आपको इसीलिए मैंने ये होमवर्क में दिया है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उस रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स उपयोगी लगते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और लाइक करना ना भूलें। और मेल भी कर सकते हैं, आप कोई क्वेरी या फीडबैक देना चाहते हैं तो class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।